हमारे इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा स्कैम जिसमें यह बताया था कि आज देश में 539 एमपीज है, उसमें से 29% एमपीज पर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जीत के आ जाते हैं। आखिर कैसे? ब्रूटल रियलिटी ये है कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक बोतल दारू के नाम पर जाकर वोट करके आते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप सबको पता ही है, इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पे हो गए हैं और कहीं पे होने हैं। इस दौरान काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, कौन अच्छी पार्टी है, कौन नहीं, क्योंकि हम मैनिफेस्टो एक्चुअली देखते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी पार्टी क्या विजन लेके इलेक्शंस में उतरी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक लाई हूँ वीडियो जिसमें डिटेल आपको मैनिफेस्टो के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन जरूर देखना, क्योंकि देश का भला इसी में ही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या सोचती है। अभी अगर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं तो वोट डालने जरूर जाएं, लेकिन वोट डालने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आपके दिमाग की काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट कर दूं? तो करो ना भाई, नहीं कर रहे। स्टार्ट। हमारे इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा स्कैम है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस चलने वाला है, द इंडियन जनरल इलेक्शंस। ये इलेक्शन लिटरली हमारे देश का भविष्य डिसाइड करेगा, हमारे देश के युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए, हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी, राहुल गांधी राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे बस पसंद है। ऑब्वियसली बस आम आदमी पार्टी से, आई मीन फ्री बिजली, फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। दुख की बात तो यह है कि ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये सदियों से चलते आ रहा है। हर बार इलेक्शंस के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों के दारू, मटन, पैसे जब्त करती है, क्योंकि हमारे देश में लोग किसको वोट देंगे वो इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले डिसाइड होता है। Alcohol was openly distributed in lunch packets to people attending a rally. As of April 16, authorities have seized cash, drugs, liquor and gold to the tune of a whopping 3,100 crore rupees. एक दिन पहले एक बोतल दारू या एक दावत देकर ये पार्टीज जनता को खरीद लेती। अब इसके बाद क्या ये पार्टीज देश के लिए वाकई में काम करेंगे? और कोई भी पार्टी, ट्रस्ट मी, ये मुद्दा उठाएगी नहीं, बिकॉज इसमें हर कोई शामिल है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पार्टीज को वोट अपने पर्सनल बायसेस की वजह से नहीं, या धर्म या जात की वजह से नहीं, एंड इवन वर्स ऐसे फ्रीबीज की वजह से भी ना दे, बल्कि वो पार्टीज का इंडिया को लेकर क्या विजन है, क्या वो उस विजन की तरफ काम कर रहे हैं, वो इंडिया के इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, उसके बेसिस पर ही वोट दे। और ये सारी बातें, सारे प्रोमिसेस उनके मैनिफेस्टोज में लिखे होते हैं। अब यहां पर भी पार्टीज अनफॉर्चुनेटली आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई बता रहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों से सारे हक छीन लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो हिंदू औरतों से गहने चुराकर मुसलमानों को दे देंगे। बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे, उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. इलेक्शंस के दौरान यूजुअली पार्टीज किसी भी हद तक जाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ डराने धमकाने लगते हैं, लेकिन हमें यह सब में नहीं पड़ना है। नए भारत का लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। धर्म, जात पात के नाम पर वोट मिलना बंद। हमें डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। और बस इसीलिए हमने इंडिया के जो मेजर नेशनल पार्टीज है, इन पार्टीज के पूरे मैनिफेस्टो को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया। मैं स्पेशली आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को अभी तक रिलीज ही नहीं किया। बट वी हैव बीजेपी, कांग्रेस एंड सीपीआईएम फॉर टुडेज कंपैरिजन के लिए हमने एक दो नहीं बल्कि 6 मेजर पिलर्स को कंसीडर किया है, जो किसी भी देश को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और उन पर इन सारे पार्टीज के क्या प्रोमिसेस है, उन्हें एक साथ हमने कंपेयर किया। और इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ही आप वोट करने जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन विद आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो है कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। सो इलेक्शन से कुछ महीनों पहले ही कई पॉलिसीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी।
ये कंट्रोवर्सीज इसीलिए हुई थी ताकि इन मुद्दों पर जनता बट जाए। किसी एक पार्टी को इन मुद्दों में अप्रिसिएशन मिला तो वहीं पर दूसरे पार्टी को इन मुद्दों पर क्रिटिसिज्म मिला। जैसे फॉर एग्जांपल CAA जो कहता है कि इंडिया के बॉर्डर नेशन से आए सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स को इंडिया की लीगल सिटीजनशिप मिलेगी, और दूसरा UCC जिसके तहत इंडिया में मौजूद सारे पर्सनल लॉज को खत्म करके पूरे देश में एक सिंगल पर्सनल लॉ लाने का प्लान बीजेपी सरकार कर रही है। सो इन मुद्दों पर CPIM पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन दोनों लॉज के वो अगेंस्ट है, और अगर वो पावर में आते हैं तो CAA जो ऑलरेडी लागू भी हो चुका है वो उसे स्क्रैप कर देंगे। फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा जिसे लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और 2019 में बीजेपी ने इसे एब्रोगेट कर दिया था। CPIM का कहना यहां पर यह है कि उस लॉ को भी वो पावर में आने के बाद रिस्टोर कर देंगे, यानी कि आर्टिकल 370 को वापस से कश्मीर में लागू कर देंगे। और हाल ही में आपको पता होगा लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की डिमांड को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस डिमांड को भी CPI पूरा करने वाली है, ऐसा उनका दावा है। इसके अलावा देश में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें किसानों की बेसिकली MSP की डिमांड है। MSP यानी कि समझो अगर वो 100 रुपए की फसल उगा रहे हैं तो सरकार उस फसल को उनसे 150 रुपए में खरीदे और इस खरीदारी की लीगल गारंटी उन्हें मिले, ये उनकी डिमांड है। तो ये डिमांड भी CPI पूरा करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। अब जरा देखते हैं इन्हीं पॉलिसीज पर कांग्रेस का क्या कहना है। उनका कहना यह है कि वो देशवासियों को राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस एंड पर्सनल लॉ देंगे। बेसिकली इससे उनका मतलब यह है कि वो UCC और हिजाब बैन जैसे लॉस को बदल देंगे। जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी को उन्होंने फुल स्टेटहुड और लद्दाख को 6th शेड्यूल देने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि अभी ये तीनों राज्य यूनियन टेरिटरीज है। किसानों के लिए कांग्रेस ने 2 प्रॉमिसेस किए हैं, एक MSP को लीगल गारंटी और दूसरी किसानों को जिन भी मार्केट्स में अपनी फसल बेचनी होगी वो बेच सकते हैं। अब इसके अलावा कांग्रेस ने इन 5 और कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज पर भी बात किया है। नंबर 1 एबॉलिशिंग अग्निपथ स्कीम, नंबर 2 GST 2.0 जो कि एक रीइटरेशन होगा अभी एग्जिस्टिंग GST का, नंबर 3 दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, नंबर 4 स्टॉप बुलडोजर जस्टिस, नंबर 5 7.5 लाख वर्थ ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स टू माइनॉरिटीज। अब इन्हीं पॉलिसीज पर बीजेपी गवर्नमेंट के क्या प्रोमिसेस है वो डिस्कस करने से पहले मेरे पास सभी UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक अमेजिंग न्यूज है। 28 अप्रैल दोपहर के 1 बजे अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल्स चैनल पर इस साल बिगेस्ट इवेंट फॉर UPSC अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है, जहां पर अनअकैडमी ने सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 बड़े सरप्राइजेस प्लान रखे हैं। ऑल्सो इस इवेंट में इसी साल UPSC टॉपर्स जैसे कि AIR2 अनिमेश प्रधान, UPSC के काफी सेलिब्रेटेड एजुकेटर्स जैसे मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटावे सर, सरमद मेहराज सर, और इतना ही नहीं फेमस सेलिब्रिटीज जैसे एस्पिरेंट सीरीज के संदीप भैया और आपके कैजुअल विजेंद्र सर ये इवेंट अटेंड करने वाले। ऑल्सो यहाँ पर एक आइकॉनिक गेम शो भी होने वाला है जिसे आप घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हो। मैं खुद भी पर्सनली ये इवेंट अटेंड करने वाला हूं और इसीलिए मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को और स्पेशली UPSC एस्पिरेंट्स को ये इवेंट बिल्कुल अटेंड करना चाहिए ताकि आप इंडिया के इन बेस्ट एजुकेटर्स से सही गाइडेंस ले सके। आप 28 अप्रैल को 1 से 2:30 बजे के बीच अपने घर में बैठकर इस इवेंट को लाइव जरूर देखना अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल्स YouTube चैनल पर। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। और बीजेपी की अगर इन मुद्दों पर बात करें तो उनका तो आपको पता ही होगा, उन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि वो CAA को जल्द से जल्द पूरे इंडिया में लागू करेंगे और UCC को भी वो लेके आएंगे। किसानों को वो MSP बढ़ाकर जरूर देंगे, लेकिन MSP की लीगल गारंटी बीजेपी नहीं दे रही है। अब नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन दूसरे कैटेगरी में जो है अपीजमेंट पॉलिसीज। अगर हम बात करें अपीजमेंट पॉलिटिक्स की तो कोई बहुत ही मासूम सा ही इंसान होगा जो ये बात नहीं जानता कि हर एक पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना एक वोट बैंक होता है जिन्हें वो अपीज करने के लिए कई पॉलिसीज लागू करते हैं। जैसे कि सब ये जानते हैं कि बीजेपी का नंबर 1 क्रिटिसिज्म ये है कि वो एक प्रो हिंदुत्व पार्टी है, हिंदूज उसके मेजर वोट बैंक कंप्राइज करते हैं। तो इनके मैनिफेस्टो में आप देखोगे कि इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि ये ग्लोबली लॉर्ड राम की लेगेसी को डॉक्यूमेंट करेंगे। मतलब लेट्स से कि भगवान राम के श्रीलंका जाने का वहां पर अगर कोई प्रूफ है तो बीजेपी उस प्रूफ को डॉक्यूमेंट करेगी। दूसरी बात, वो ग्लोबली हिंदू सिविलाइजेशनल साइट्स को रिस्टोर करेंगे। जैसे कि समझो कैम्बोडिया में अंकोर वाट टेंपल है, उसे बीजेपी रिस्टोर करेगी, ऐसे ही अन्य और टेंपल्स को भी। बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस पर भी एलिगेशंस लगते हैं कि वो एक प्रो माइनॉरिटी पार्टी है। उनके भी मैनिफेस्टो में आप ये देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है कि वो मेजॉरिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और माइनॉरिटीज को वो स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। वो देश में फ्रीडम टू लव एंड मैरी लागू कर देंगे, जो बेसिकली बीजेपी के लव जिहाद एक्ट को काउंटर करने के लिए प्रपोज किया गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन और ट्राइबल जोन्स बनाने जैसे प्रोमिसेस से भी ये माइनॉरिटीज का वोट्स कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें CPI की तो सबको मालूम है इनकी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, यानी इनके हिसाब से देश में प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके कंप्लीट स्टेट कंट्रोल होना चाहिए।
देश में कोई भी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर डिवीजन नहीं होना चाहिए और वेल्थ का भी एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी काम करके पैसे कमाने वाले के पास और काम नहीं करने के वाले के पास भी सेम पैसा होना चाहिए। बट इनके मैनिफेस्टो की आयरनी यह है कि इन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कि फ्रॉड तरीके से कन्वर्जन करने को रोकता है, उससे ही हटाने का प्रॉमिस किया है। इसके साथ सीपीआई ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो देश के की पोजीशंस पर काम कर रहे आरएसएस पर्सनल्स को तुरंत हटाएंगे और काउ प्रोटेक्शन सेनास को भी बैन कर देंगे। सो आपने अभी तक इन सभी कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज में इन पार्टीज का क्या कहना है, इनका विजन क्या है, ये देख लिया है। बट इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नए पॉलिसीज भी है जो ये प्रपोज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआई ने प्रॉमिस किया कि वो अमीरों पर हेवी टैक्सेस लगाएंगे, सोशल स्कीम्स के लिए आधार कार्ड का यूज बंद कर देंगे और यूएपीए और एनएसए एक्ट जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए है और अफ्स्पा एक्ट जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज को कंट्रोल में लाने के लिए है, आर्मी को जो पावर देता है उन एरियाज में, इन सारे एक्ट्स को और देश से प्राइवेटाइजेशन को भी सीपीआई खत्म कर देगी हमेशा के लिए। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीपीआई न्यूक्लियर वेपन्स, साइबर स्पेस और स्पेस मिसाइल टेक्नोलॉजी को डीमिलिटराइज करेगी, विच इज काइंड ऑफ आयरॉनिकल, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हथियार छोड़कर देश की रक्षा कैसे की जा सकती है। बट एनीवे, दिस ऑल इज इन सीपीआईएम्स मैनिफेस्टो। वहीं पर अगर कांग्रेस के प्लान की बात करें तो वो डिफेमेशन यानी किसी को भी गाली देना या गलत बोलने को डीक्रिमिनलाइज ही कर देंगे, इंटरनेट सस्पेंशन को बैन कर देंगे, बेल को इजी और किसी भी टाइप के पार्लियामेंट्री डिफेक्शन को डिस्क्वालिफिकेशन बना देंगे। मतलब इलेक्शन जीतने के बाद अगर एक एमपी पार्टी बदलता है या एक साथ कई एमपीज पार्टी बदलते हैं तो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये लॉ लाने की प्रॉमिस उन्होंने इसीलिए की है बिकॉज हाल ही में बीजेपी पर वॉशिंग मशीन होने का काफी आरोप लग रहा है, जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस को अपने पार्टी में लेकर उनके पाप धो देती है। एनीवे, कांग्रेस की आखिरी पॉलिसी चेंज ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस को स्टेट और पार्लियामेंट के अंडर लेकर आ जाएंगे। मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले और रॉ एजेंट को मिशन शुरू करने से पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन द केस ऑफ पुलिस मोस्ट प्रोबेबली ये हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए होगा, बिकॉज हाल ही में बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो ईडी, सीबीआई जैसे नेशनल एजेंसीज को अपने कंपटीशन को खत्म करने पर लगा रही है। तो इस पॉलिसी से कांग्रेस का दावा है कि ये नहीं हो पाएगा आगे इन द फ्यूचर। तो यहां पर आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्यू पॉलिसीज को लेकर एक काफी सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। ये सारे पॉलिसीज बीजेपी पर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके सोल्यूशन की तरह पिच किए गए हैं और कई मुद्दों में तो ठीक उसका उल्टा भी प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज और डिफेमेशन वगैरह। अब अगर रही बात बीजेपी की, तो उन्होंने इस बार के मैनिफेस्टो में भी उनके वही पुराने पॉलिसीज जैसे टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, टेक सैवी पुलिस, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही प्रपोज किया है। नो मेजर चेंजेस इन देयर मैनिफेस्टो फॉर दिस इलेक्शंस। अब बात करते हैं अगले कंपैरिजन कैटेगरी की, जो है इकोनॉमी। किसी भी देश का भविष्य उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ही डिपेंड करता है और सीपीआईएम के मैनिफेस्टो की माने तो वो हमारे पूरे इकोनॉमी को ही बदल देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 मेजर पॉलिसीज को प्रपोज किया है। पहला, सिर्फ मैस कंजप्शन गुड्स यानी कि नेसेसरी चीजों के प्रोडक्शन को ही गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, ना कि लग्जरी गुड्स को। दूसरा, वो नए प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देना बंद कर देंगे और फॉरेन बैंक्स इंडियन बैंक्स को टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, वो लोन्स के लिए अमीरों से हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करेंगे और गरीबों से लो इंटरेस्ट रेट्स। अब आई नो ये सुनकर काफी सारे लोगों को अजीब लगेगा कि मतलब ऐसा कहां पे होता है, बट यही कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। इनके हिसाब से इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल सिटीजंस, इस सिद्धांत पर काम करना है और इसीलिए इन्होंने मैनिफेस्टो में प्राइवेटाइजेशन को जीरो सपोर्ट दिखाया। फिर अगला, इसी सेक्टर में बीजेपी की मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। नेक्स्ट, इनका कहना है कि वो इंडिया को इन सारे सेक्टर्स में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। बेसिकली इन्हें इंडिया को अगला चाइना बनाना है, जहां पर फॉरेन कंपनीज आए, जॉब क्रिएट करे और नीडल से लेकर आईफोन तक सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। इसके अलावा मैनिफेस्टो में ये सब भी है, बट हां, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगले 5 सालों में ये कैसे होगा और कितने परसेंटेज से होगा ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है। यानी कि जनता को काफी एम्बिग्विटी और अनक्लैरिटी में छोड़ा है, काइंड ऑफ लाइक जनता अकाउंटेबल कैसे रखे इन प्रोमिसेस को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को सबसे कम वैल्यू दी है। मैनिफेस्टो में सिर्फ एक चीज पर ज्यादा फोकस किया गया है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में। 14% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को अगले 5 सालों में 20% करना है, ये इनका दावा है। अगेन बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसके लिए उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है और कितना समय लगेगा ये डेवलपमेंट आने में। अब बात करते हैं हमारे अगले कंपैरिजन क्राइटेरिया की, जो है फॉरेन पॉलिसी।
दूसरे कंट्रीज के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है, ट्रेड, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ हमारे इस पिलर फॉरेन पॉलिसी पर ही डिपेंड करता है। और इसीलिए एक देश का फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग विद बीजेपी, इन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, भारत फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया एज अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर। भारत फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ग्लोबल साउथ के वॉइस बनने के लिए थ्राइव करेगा और इंडिया को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना भी इनका लक्ष्य है। दूसरा, इंडिया एज अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर, जिससे इंडिया हर देश में अपने कल्चरल सेंटर्स, योगा और आयुर्वेद सेंटर्स ओपन करेगा, जो बेसिकली इंडिया के कल्चर, लैंग्वेजेस, क्लासिकल म्यूजिक, योगा और इंडिया के आयुर्वेद के नॉलेज को उन कंट्रीज में प्रमोट करेंगे। एग्जांपल के लिए ये काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे साउथ कोरिया ने अपने के कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी कल्चरल सेंटर्स ओपन किए। इसी कैटेगरी में बीजेपी का सबसे मेजर स्टैंड है इंडिया के आइडल्स को वापस से इंडिया में लाना। वो जो इंडिया से चोरी हो गए थे और वो जो कॉलोनियल रूल में हमसे लूटे गए थे, उन सबको वापस लाना है, बेसिकली रिपेट्रिएशन। बट वहीं पर कांग्रेस ऑन द अदर हैंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बदलकर एक पीसफुल अप्रोच फॉलो करना चाहती है। एंड इसके लिए उनका पहला प्रॉमिस गाजा को सपोर्ट दर्शाना इंस्टेड ऑफ इजराइल। दूसरा प्रॉमिस पाकिस्तान से पीसफुल टॉक्स में एंगेज करना। इन अदर वर्ड्स, अब तक दोनों देशों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सब भुलाकर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, जिससे टेररिज्म खत्म कर सके। एंड लास्ट वन, सीपीआईएम, जो कि अगेन इकोनॉमी की तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को एकदम बदलकर एक एंटी यूएसए और प्रो चाइना अप्रोच लेना चाहती है। इनके प्रोमिसेस ये है कि इजराइल से रिलेशंस ये तोड़ेंगे, उस पे सैंक्शंस लगाएंगे थ्रू यूएन और पैलेस्टीन को एस्टैब्लिश करके जेरूसलम को उसका कैपिटल बनवा देंगे। यूएस से सारे एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़कर ये इंटरनेशनल लेवल पर उसे अपोज करेंगे। यूएस लेड ग्रुप्स जैसे कि क्वाड और I2U2 से बाहर निकलेंगे। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि यूएस कैपिटलिज्म फैलाता है जो इनकी आइडियोलॉजी के टोटल अगेंस्ट है। नेक्स्ट, पाकिस्तान और चाइना से अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देंगे थ्रू एमिकेबल मींस। अगेन इट्स ऑब्वियस क्योंकि वो भी सेम आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिज्म में ही बिलीव करते हैं, इसीलिए शायद सीपीआईएम इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। बट अगेन माय क्वेश्चन इज, यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने का मतलब क्या है? आई मीन किसी तो एक देश को झुकना पड़ेगा, राइट? उसके बिना ये बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? तो कौन झुकेगा, चाइना या इंडिया? नेक्स्ट, एक देश का सक्सेस डिपेंड करता है इस बात पर कि वो देश एजुकेशन और हेल्थ पर कितना ध्यान देता है। अगेन लेट्स स्टार्ट विद सीपीआईएम इन दिस सेक्टर। तो उनका पॉइंट ये है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सभी के लिए फ्री कर देंगे, प्लस जीडीपी का 5% इस सेक्टर के लिए अलॉट करेंगे। आई पर्सनली फील ये काफी अच्छा विजन है। वहीं पर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो रद्द कर देंगे क्योंकि सीपीआई के इस पॉलिसी को लेकर काफी कंसर्न्स है। पहला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन का सेंट्रलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन किया जाना, जिससे गरीबों को एजुकेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये उनके एंटी कैपिटलिस्ट बिलीफ के एकदम खिलाफ जाता है। दूसरा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिससे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी हिंदी थोपी जा रही है। नेक्स्ट प्रॉमिस, जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाएगा और हायर एजुकेशन सिस्टम की टेक्स्ट बुक्स में जहां जहां रिलीजियस और कम्युनल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। अगेन हिंटिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म्स टिपिकल एंटी रिलीजियस वैल्यूज। अब इसी कैटेगरी में कांग्रेस के प्रोमिसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में सभी को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ गरीब और किसानों को 25 लाख का इंश्योरेंस बेनिफिट भी देंगे। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में कांग्रेस ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज करने की बात की है और टेक्स्ट बुक्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ऐड करना भी इनकी प्रायोरिटी बताई है। अगेन हिंटिंग टुवर्ड्स बीजेपी's डिसीजन ऑफ रिमूवल ऑफ मुगल हिस्ट्री। लास्ट है बीजेपी, जो अपने पुरानी नीतियों को ही फिर से दोहरा रही है क्योंकि पूरे मैनिफेस्टो में उन्होंने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की, बल्कि पहले से चलती आ रही आयुष्मान भारत और IITs, AIIMs जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स को बिल्ड करने जैसी पॉलिसीज को ही इस इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी बरकरार रखा है। अब किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेशनली किसी देश का स्टेटस रिप्रेजेंट करती है और जिससे इंडिया में FDI अट्रैक्ट होकर इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ती है। अगेन हियर स्टार्टिंग विद CPIM फर्स्ट। तो उन्होंने सबसे पहले पब्लिक ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रॉमिस किया है, यानी कि देखो अभी जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें बॉट यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को यूज किया जाता है। यानी जैसे मुंबई मेट्रो के केस में रिलायंस ने उसे बनवाया और अब टिकट का पैसा भी रिलायंस के पास ही जा रहा है, लेकिन एक बार उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा तो कंपनी ये प्रोजेक्ट सरकार के हवाले कर देगी। सीपीआई इसी सिस्टम को बैन करना चाहती है क्योंकि उनके अनुसार इससे सारा प्रॉफिट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस उठा लेती है और लोगों का लॉस हो जाता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो सीपीआई काफी एग्रेसिवली गई है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
बायो और नैनो टेक्नोलॉजी को फंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे और ओवरऑल जीडीपी का 2% इस सेक्टर पर इन्वेस्ट करेंगे, विच इज वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड अ नाइस आइडिया। कांग्रेस ने भी इस सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए कई रिफॉर्म्स की बात की है, जैसे मॉडर्न ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड टोल टैक्स में रिफॉर्म्स। उनका कहना है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो प्राइवेट कंपनीज को देंगे, बट वो प्रोजेक्ट्स उन कंपनीज को ऑपरेट करने नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट वो मल्टी मॉडल अर्बन ट्रांसपोर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें ट्रेन, सबवेज, बसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड की अगर बात करें तो कांग्रेस का यही मेजर स्टेप होगा कि वो एआई और रोबोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। अब बीजेपी का विजन इस दिशा में क्या है? वेल, एक तरफ भारत को एनर्जी सेक्टर में 2047 तक इंडिपेंडेंट बनाना, और दूसरी ओर उन्होंने ये सभी प्रॉमिसेस किए हैं। और यहां पर भी आप देखोगे बीजेपी ने प्रॉमिसेस तो किए हैं, लेकिन ये सभी प्रॉमिसेस पहले वाले मैनिफेस्टोज में भी थे, यानी कि पहले के ही किए गए वादे हैं जो आने वाले अगले 5 सालों के लिए भी सेम रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, आपके और मेरे फायदे की बात की, सिटीजंस का क्या भला हो रहा है। बेसिकली इंडिया के लोगों के लिए ये पार्टीज क्या बेनिफिट ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले अगर सीपीआईएम के मैनिफेस्टो को देखें, उन्होंने सिटीजंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके उनके बेनिफिट्स बताए। फर्स्ट, सीनियर सिटीजंस के लिए हर महीने 6,000 रुपए का पेंशन। सेकेंड, विमेन, जिनके लिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। थर्ड, यूथ को राइट टू वर्क मिलेगा। बट इसके अलावा भी इनके मैनिफेस्टो में जनता के लिए 2 और चीजें हैं, जैसे सबको 26,000 रुपीज पर मंथ की बेसिक सैलरी मिलेगी और सभी को फ्री और सब्सिडाइज राशन मिलेगा, जो अभी तक सिर्फ गरीबों को ही मिलता था। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आते हैं। इन्होंने भी सीपीआईएम की तरह 3 कैटेगरीज में बेनिफिट्स को डिवाइड किया है। सीनियर सिटीजंस के लिए हर महीना ये 1,000 रुपए की पेंशन देना चाहते हैं। विमेन, इनके लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स और वर्क प्लेस में कंपलसरी लीव्स भी मिलेंगे, प्लस ये लोग भी 1/3 सीट्स रिजर्व रखेंगे विमेन के लिए, बट विद इमीडिएट इफेक्ट, ना कि बीजेपी जैसे 2029 में। एंड लास्टली, कांग्रेस के विजन के हिसाब से यूथ को अप्रेंटिसशिप मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट को इन्हें इंटर्नशिप का काम देना ही होगा। इफ नॉट, लोगों के पास कोर्ट केस फाइल करने का अधिकार होगा। और हाँ, कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसने उन स्टूडेंट्स को कॉम्पेंसेट करने की भी बात की है जो पेपर लीक के विक्टिम्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि वो उन स्टूडेंट्स को जो कोविड में पब्लिक एग्जाम्स जैसे यूपीएससी वगैरह नहीं दे पाए, तो वो उन्हें भी 1 टाइम कॉम्पेंसेशन देगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो अगेन उनके जितने भी पुराने स्कीम्स थे, उन सभी को वो और एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहते हैं। नए पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को लेकर सिर्फ 4 ही चीजें बदली है। पहली, सीनियर सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के साथ ये उनके लिए एक स्टोरी शेयरिंग पोर्टल भी बनाएंगे। दूसरा, उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। तीसरा, पेपर लीक को प्रिवेंट करने के लिए नए लॉ को बनाएंगे। और आखिर में, आम आदमी का अपना खुद का घर होने का सपना ये पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट एकदम कम कर देंगे। अब क्योंकि आपको सारे पार्टीज के मैनिफेस्टो क्लियरली समझ में आ चुके हैं, तो भारत के एक जागृत नागरिक होने के तौर पर मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या इन सभी पार्टीज के मैनिफेस्टोज भारत के और देश की जनता के लिए वाकई में फायदेमंद भी है? कुछ समय पहले ही प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया था कि आज देश में 539 एमपीज है, उसमें से 29% एमपीज पर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जीत के आ जाते हैं। आखिर कैसे? ब्रूटल रियलिटी ये है कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक बोतल दारू के नाम पर जाकर वोट करके आते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद सोचो, केरला को आज मोस्ट लिटरेट स्टेट कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी 60% जनता मैनिफेस्टो देखती ही नहीं है। अब ऐसे में बाकी के स्टेट्स का आप अंदाजा खुद ही लगा लो। और इसीलिए तो ये पार्टीज खुलेआम हमसे झूठ बोलते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, नए भारत का लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। धर्म, जात पात के नाम पर वोट देना बंद, हमें सिर्फ डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। और यही फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आई हाईली अर्ज यू गाइज कि आप लोग खुद अपनी रिसर्च करो कि किस पार्टी ने कितना डेवलपमेंट किया है, किस पार्टी का विजन कितना अच्छा है, वो उस विजन की तरफ काम कर भी रहे कि नहीं, उनके पॉलिसीज कैसे हैं, और आप खुद अपना बहुमूल्य वोट देकर आओ। इससे आप अपना एक फर्ज बीइंग एन इंडियन सिटीजन अच्छी तरीके से अदा कर पाओगे। तो ये थी एक डिटेल वीडियो बाय गौरव ठाकुर, जो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि इससे हमें काफी कुछ पता चलता है कि मैनिफेस्टो में एक्चुअली हमारी पार्टीज क्या विजन लेके उतरी है। तो गाइस, पूरी तरीके से इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करो, समझो, दिमाग से समझो, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। किसी की बातों में नहीं आना। हमें ये नहीं देखना कि कौन सी पार्टी हमें क्या लालच दे रही है, कोई धर्म के ऊपर। देश का एक्चुअल भविष्य आपके हाथों में है, क्योंकि अगर आप किसी गलत पार्टी को वोट देते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका कितना बुरा असर पड़ता है और पड़ेगा।
इस वीडियो को अगर आप एक बार नहीं बार बार देखें, एनालाइज करें, समझें, तो ही आप समझ पाएंगे कि देश के लिए कौन सी बेहतर पार्टी रहेगी। गाइस, मेरा ये वीडियो दिखाने का मेन पर्पस सिर्फ मैनिफेस्टो दिखाना नहीं है। मेन पर्पस ये है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। आपका वोट बहुत कीमती है। पिछली बारी के कंपैरिजन में आप वैसे भी देख पा रहे हैं कि इस बार वोटिंग कम हो रही है। इसका रीजन क्या ही हो सकता है? मतलब लोग ये रीजन दे रहे हैं कि गर्मी पड़ रही है, भी रिलीजन के ऊपर, या लोगों को पार्टी पसंद नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। कुछ भी रीजन दिए जा रहे हैं। लोग एक छुट्टी मिलती है तो उसको एंजॉय करने लगते हैं। देश का भविष्य बहुत खतरे में है अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं। तो जागिए और जागरूक नागरिक होने के नाते आप वोट डालने जरूर जाएं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वोट डाल के जरूर आइएगा। जय श्री राम।